हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है डायटम्स का आर्थिक महत्व, तथा साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे प्रोटोजोअन, प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें डायटम्स का आर्थिक महत्व का, तो देखिए डायटम्स के कई सारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में डायटम्स जो होते हैं वो पादप प्लवक के रूप में एक महत्वपूर्ण उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। देखिए यदि बात करें हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र में यानी वाटर इकोसिस्टम में, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जो डायटम्स होते हैं ये पादप प्लवक के रूप में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं या भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जलीय जंतुओं के लिए यह भोजन का एक उत्तम स्रोत है। यदि हम बात करें डायटम्स की दोस्तों, तो जो भी जलीय जीव होते हैं तो जलीय जीवों के लिए जो डायटम्स होता है यह एक महत्वपूर्ण या हम कह सकते हैं भोजन के लिए एक उत्तम जो है इसका प्रमुख स्रोत होता है। तो देखिए पहला आर्थिक महत्व तो यही है कि जलीय परिस्थितिक तंत्र में जो डायटम्स होता है वो पादप प्लवक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और खासकर से उत्पादक की भूमिका निभाता है, यानी ये जलीय जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण भोजन के लिए उत्तम स्रोत होता है। चलिए इसके बाद देखिए यदि हम बात करें दूसरा आर्थिक महत्व की, तो देखिए दूसरा आर्थिक महत्व क्या है यहाँ पर। तो दूसरा आर्थिक महत्व दोस्तों, डायटम जो है, डायटम की कोशिका भित्ति से बनी डायटमी भूमि जो होती है वो छिद्रित प्रकृति की होती है। देखिए डायटम्स की जो कोशिका भित्ति से जो बनी डायटमी भूमि होती है वह छिद्रित प्रकृति की होती है तथा अत्यंत व्यापारिक महत्व की होती है, यानी इसका व्यापारिक रूप में भी अत्यधिक महत्व होता है। तथा देखिए इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के लिए फिल्टर्स के निर्माण में किया जाता है और विभिन्न पदार्थों के फिल्टर्स के काम में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में तथा ताप प्रतिरोधी ईंट बनाने में भी किया जाता है। देखिए डायटम्स का यहां पे दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है क्या, कि जो डायटम्स की कोशिका भित्ति से बनी डायटमी भूमि होती है वह छिद्रित प्रकृति की होती है तथा यह अत्यंत व्यापारिक महत्व की होती है तथा इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के लिए फिल्टर्स के निर्माण में भी किया जाता है और इसके अलावा इसका उपयोग जो है टूथपेस्ट बनाने में एवं ताप प्रतिरोधी ईंटें बनाने में भी किया जाता है। तो डायटम्स के पहला और दूसरा प्रमुख उपयोग होगा। इसके बाद एक और डायटम्स का प्रमुख उपयोग है। देखिए डायटम्स का तीसरा प्रमुख उपयोग क्या है, डायटम्स पानी के अंदर प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये देखिए जो डायटम्स होते हैं वो पानी के अंदर भी जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, अतः ये प्रदूषक सूचक की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से डायटम्स का उपयोग जो है प्रदूषक का सूचक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो डायटम्स के तीन प्रमुख उपयोग हैं। पहला, जलीय परिस्थिति तंत्र में जो डायटम्स होते हैं ये उत्पादक की भूमिका निभाते हैं तथा भोजन के लिए एक उत्तम स्रोत का काम करते हैं। और दूसरा दोस्तों क्या है इसका, कि डायटम्स की जो कोशिका भित्ति से बनी डायटमी भूमि होती है वो छिद्रित प्रकृति की होती है तथा अत्यंत व्यावहारिक महत्व की भी होती है और इसके अंतर्गत इसका निर्माण टूथपेस्ट बनाने में तथा ताप प्रतिरोधी ईंटों बनाने में भी किया जाता है। वही तीसरा उपयोग क्या है, डायटम्स पानी के अंदर प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं जिस कारण से ये प्रदूषक सूचक की तरह भी उपयोग में किए जाते हैं। देखिए अब यदि हम बात करें प्रोटोजोअन, प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ की, तो देखिए प्रोटोजोआ की यदि हम बात करते हैं तो प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत लगभग 50,000 जातियां पाई जाती है। देखिए जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत लगभग 50,000 जातियां पाई जाती है और लक्षण की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इन्हें प्राथमिक जंतु भी माना जाता है। देखिए द्विजगत वर्गीकरण में इन्हें उपजगत के रूप में माना गया है। द्विजगत जो वर्गीकरण है यानी द्विजगत वर्गीकरण जो है, तो द्विजगत वर्गीकरण में यानी बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसको उपजगत के रूप में माना गया है और इसके अंदर सभी एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया, यानी इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ के अंतर्गत सभी के सभी यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें किसकी, प्रोटोजोआ की, तो इस समूह के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं तथा एक केंद्र की होते हैं। इनमें एक केंद्रों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, या कभी कभी बहुकेंद्रक भी होते हैं, अर्थात ये एक केंद्र की व बहुकेंद्र की दोनों प्रकृति के होते हैं और ये साथ ही साथ विषम पोषी होते हैं, यानी ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना भोजन साथ ही साथ स्वयं नहीं बना पाते हैं। देखिए ये स्वतंत्र जीवी भी होते हैं यानी मुक्तप्लावी होते हैं और साथ ही साथ सामुदायिक परजीवी होते हैं। परजीवी के साथ साथ कुछ सहजीवी रूप में भी जीवन व्यतीत करते हैं। और यदि हम बात करें स्वतंत्र जीवी के रूप में, तो स्वतंत्र जीवी के रूप में ये स्वच्छ
तथा लवणीय जल और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। देखिए जो स्वतंत्र जीवी होते हैं ये स्वच्छ तथा लवणीय जल और नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं। और वहीं यदि हम बात करें यदि हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ में देखिए कशाभिका, सीलिया या कूटपाद के द्वारा प्रचलन करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या कहा हमने दोस्तों कि कशाभिका, सीलिया और कूटपाद के द्वारा इनमें क्या होता है, प्रचलन करते हैं। देखिए बेसिकली यदि हम बात करें कशाभिका, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला, तो देखिए कशाभिका या फ्लैजिला के माध्यम से जिसमें क्या होता है, गति होता है या मूवमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, देखिए उसको बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या है, युगलीना है। तो युगलीना में कशाभिका या सीलिया के द्वारा कशाभिका या फ्लैजिला के द्वारा क्या होता है, इसमें प्रचलन होता है। वहीं सीलिया में यदि बात करें तो सीलिया में जो प्रचलन होता है वो पैरामीशियम में होता है। इसके बाद देखिए कूटपाद, अमीबा में कूटपाद के द्वारा प्रचलन होता है। तो देखिए इस प्रकार से इस समूह की यदि हम बात करें तो इस समूह के सभी जो जंतु होते हैं वो कशाभिका युक्त होते हैं या सीलिया युक्त होते हैं या कूटपाद युक्त होते हैं, क्योंकि इन्हें प्रचलन कशाभिका, सीलिया या कूटपाद के द्वारा किसी में से एक से होता है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए ये सभी के सभी जंतु कैसे होते हैं, जंतु संपोषण करते हैं। यानी इन्हें पोषण किस प्रकार का होता है, जंतु संपोषण होता है, यानी जंतुओं के समान ही इनमें क्या होता है, पोषण होता है। देखिए यदि हम बात करें इनमें, तो इनमें जो सममिति होती है उसका अभाव होता है, यानी ये असिमेट्री होते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की सममिति या सिमेट्री नहीं पाई जाती है। और ये गोलाकार यानी राउंड शेप्ड, अंडाकार या लंबवत या अनियमित होते हैं। जैसे अमीबा क्या होता है, अनियमित होता है, यानी इरेगुलर होता है। तो देखिए अमीबा की आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। तो इस प्रकार से ये जंतु सभी के सभी क्या होते हैं, जंतु संपोषण होते हैं, यानी कि जंतुओं के समान ही क्या करते हैं, पोषण करते हैं। और इनमें किसी भी प्रकार की सममिति या सिमेट्री नहीं पाई जाती है, अर्थात इनमें सिमेट्री या सममिति का अभाव होता है। और साथ ही साथ इनकी कोई आकृति भी फिक्स नहीं होती है, यानी आकृति भी इनकी क्या होती है, अनियमित होती है। और यदि हम बात करें समूह प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ समुदाय के जो जीव होते हैं ये द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। देखिए प्रोटोजोआ की ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनमें जो जीव आते हैं वो सभी के सभी द्विविखंडन या बहुविखंडन के द्वारा ही क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। यानी इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा या मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके कुछ सदस्यों के, तो इनके चारों तरफ एक पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। तो यदि हम बात करें प्रोटोजोआ के जीवों के, तो इनके चारों तरफ एक पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है। वहीं इनका जो जीव द्रव्य होता है वो दो स्तरों का बना होता है। देखिए बाहर की तरफ जो स्तर होता है उसको हम बहिर्जीव द्रव्य तथा अंदर की तरफ हल्के एवं अंतःजीव द्रव्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनमें जीव द्रव्य भी दो भागों में बटा होता है, बहिर्जीव जीव द्रव्य और तथा साथ ही साथ अंतःजीव द्रव्य में बटा होता है। तो एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पे जो प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ होते हैं। देखिए प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत लगभग 50,000 जातियां पाई जाती है और लगभग लक्षण की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इन्हें प्राथमिक जंतु माना जाता है। वहीं द्विजगत वर्गीकरण में इन्हें उपजगत के रूप में माना गया है। और यदि हम बात करें इसके अंदर के जो आने वाले सभी जीव हैं वो कैसे होते हैं, सभी के सभी यूनिसेलुलर या एक कोष की जीव आते हैं। वहीं इस समूह के जो जीव होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा एक केंद्र की या बहुकेंद्र की भी हो सकते हैं। तो इस समूह के अंतर्गत दोनों प्रकार के एक केंद्र की या बहुकेंद्र की जीव आते हैं। वहीं इसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि ये जंतु सभी के सभी क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और ये सभी के सभी जंतु क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। वहीं सामुदायिक परजीवी तथा सहजीवी के रूप में भी जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखिए जो स्वतंत्र जीवी जो जीव होते हैं ये स्वच्छ जल में तथा लवणीय जल या इसके अलावा नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं। और इस समूह के यदि जंतुओं की बात की जाए तो उनमें कशाभिका, सीलिया या कूटपाद के द्वारा प्रचलन या लोकोमोशन होता है। वहीं इनमें पोषण हमने कैसे बताया आपको कि पोषण इनमें विषमपोषी होते हैं, अर्थात जंतु संपोषण करते हैं, यानी जंतुओं के समान ही इनमें क्या होता है, पोषण होता है। और इनमें सिमेट्री यानी सममिति का भी अभाव होता है। और ये गोलाकार, अंडाकार या लंबवत हो सकते हैं। और प्रोटोजोअन समुदाय के अंतर्गत जो जीव होते हैं इनमें किस प्रकार का विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है और साथ ही साथ बहुविखंडन यानी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों होता है। और इन्हीं विखंडन के द्वारा ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं कुछ प्रोटोजोआ में जो कोशिकाएं होती है वो नग्न होती है, यानी बहुत छोटे आकार की होती है। और कुछ में चारों तरफ पेलिकल का भी आवरण पाया जाता है, यानी जो प्रोटोजोअन के जीव होते हैं इनमें चारों तरफ पेलिकल का एक आवरण पाया जाता है।
और इनका जीव द्रव्य भी कैसा होता है, दो स्तरों में बटा होता है, बहिर्जीव द्रव्य और अंतःजीव द्रव्य। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।